हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर के आगे का मंथ और ये है मार्च मंथ का। तो मार्च मंथ का बिहार का करंट अफेयर हम लोग आज शुरू करेंगे। जनवरी और फरवरी पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें इस वीडियो को देखने से पहले। तो और ये जो PDF है वो दृष्टि IAS के द्वारा लाया जाता है। हर मंथ में बिहार के लिए ध्यान में रखते हुए ये PDF बनाया जाता है। तो चलिए मार्च मंथ का हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सौर वेदनाम उत्सव। सौर वेदनाम उत्सव हम लोग समझेंगे। तो सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण में मनाया गया। पूर्वी चंपारण। तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि सौर वेदनाम महोत्सव कहाँ मनाया गया बिहार के किस राज्य में, तो पूर्वी चंपारण में। और ये पहली बार था, तो पहला है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो सौर वेदना महोत्सव पूर्वी चंपारण में। और भी बहुत सारा हम लोग महोत्सव देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट रहा, जैसे महोत्सव या सम्मेलन जो आपको ध्यान में रखना है। कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? करलब पक्षी महोत्सव तो जमुई में, ये आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध महोत्सव ये करवा चुके हैं, बौद्ध महोत्सव। तो बौद्ध महोत्सव 2025 वाला मनाया गया। 2025 वाला मनाया गया कहाँ? तो बोध गया। तीसरा आपको याद रखना है मोनिया बाबा मेला। मोनिया बाबा मेला कहाँ मनाया गया? तो ये आपको याद रखना है सिवान। फिर आपको ध्यान में रखना है थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो गोपालगंज। थावे महोत्सव गोपालगंज। तो चलिए अभी हम लोग एक आया सौर वेदनम उत्सव, तो ये पूर्वी चंपारण मनाया गया। करलब जमुई में। बौद्ध महोत्सव 2025 बोधगया में। और मोनिया बाबा मेला सिवान में। और एक प्रश्न और है जो हम कल करवाए थे कि पहली बार बौद्ध महोत्सव कब मनाया गया था? पहली बार बौद्ध महोत्सव कब बनाया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। तो पहली बार बौद्ध महोत्सव कब मनाया गया था? और अभी बौद्ध महोत्सव 2025 वाला बोधगया में मनाया गया है। मोनिया बाबा मेला सिवान में और थावे महोत्सव गोपालगंज में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सौर वेदनम महोत्सव पूर्वी चंपारण में हो गया और ये प्रथम सौर वेदनम महोत्सव था। आगे बढ़ेंगे कि ये महोत्सव किससे संबंधित था, ये आप देख लेते हैं। यह उत्सव भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति प्रदर्शन करना था। तो यानी ये जो महोत्सव है वो नाम सौर से नाम से दिख रहा है, यानी किससे संबंधित है? तो सशस्त्र बल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। योजना के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो यह उत्सव रक्षा मंत्रालय और पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के सहयोग से किया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान कितने नंबर के राज्यपाल हैं? तो 42 नंबर का। और हम आपको जब बताए हैं कि जब राज्यपाल आए तो आपको राज्यपाल का अनुच्छेद याद होना चाहिए। और राज्यपाल का अनुच्छेद का ट्रिक क्या है? रकानी कायो सस। और आपको ध्यान में रखना है कि रैप फॉर 153, तो ये 153 हो गया। 154, 155, 156, 157, 158 और 159। इतना अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। 160 भी याद रखें, 161 भी आप याद रखें, क्योंकि आप जब भी राज्यपाल आएगा और अगर आप ये शुरू करेंगे याद करना, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रकानी कायोसस, तो राज्यपाल यानी राज्यपाल का पद प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 यानी 154। और 154 में क्या लिखा गया है? तो कार्यकारी शक्ति, यानी राज्यपाल के पास राज्य का कार्यकारी प्रधान होगा। नी से राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो 155 में क्या हो जाएगा? नियुक्ति। और नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कायो में का 156 नंबर। और एक का मतलब कार्यकाल, तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। यो फॉर योग्यता, तो राज्यपाल का योग्यता कितना है? तो योग्यता आपको पता है 35 वर्ष का आयु होना चाहिए, भारत की नागरिक होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए।
फिर उसके बाद सा फॉर शर्त, यानी राज्यपाल की शर्तें क्या हैं, पद की शर्त क्या है। उसके बाद शपथ 159, और राज्यपाल की शपथ का चर्चा अनुच्छेद 159 में है। और राज्यपाल की शपथ कौन दिलवाता है, तो उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपको समझ लेना है। उसके बाद 160 में क्या है, तो जब कुछ आकस्मिक यानी कुछ अचानक वैसा घटना घटे जिस स्थिति में राज्यपाल के जो कार्य होता है उसके कार्यों को निर्वहन किया जा सके। 161 में क्या है, तो राज्यपाल के क्षमा की शक्ति, तो राज्यपाल की क्षमा की शक्ति। तो इतना बात आपको जब भी राज्यपाल आए तो याद रखना, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं जो 42 नंबर के हैं। तो ये बिहार के राज्यपाल, प्रमुख अतिथि में राधा मोहन इत्यादि, बाकी ध्यान में आपको नहीं रखना है। तो सौर वेदनम महोत्सव रक्षा से सैन्य बल से संबंधित है, पूर्वी चंपारण में मनाया गया है। आगे बढ़ेंगे। सैन्य प्रदर्शन का आकर्षण क्या था, तो इसमें K9 ब्रजतोप, T भीष्म टैंक इत्यादि शामिल था। तो बस ध्यान में रखना है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब मोतिहारी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना, हाँ अब आया है भारतीय वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना का वर्तमान में हेड कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो भारतीय वायुसेना का अभी हेड कौन है। ऐसे प्रश्न आसान है लेकिन करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर है। तो मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है, आपको याद रखना है। यह नेपाल सीमा पर स्थित पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। तो पूर्वी चंपारण जिले का हेडक्वार्टर है मोतिहारी। ऐसे ये सब आपको पता भी होगा। प्रमुख लेखक जॉर्ज ऑरवेल, आपको पता है कि जॉर्ज ऑरवेल के सम्मान में 2 रुपया का जो पाउंड का था वो इनके सम्मान में लागू किया गया था। और इनके बहुत सारे किताब में से 1884 एक किताब का नाम था 1884, जो आपको ध्यान में रखना है। तो प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान है और महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख केंद्र रहा। केसरिया बौद्ध स्तूप, केसरिया बौद्ध स्तूप को भी ध्यान में रखना है कि केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो आपको याद रखना है पूर्वी चंपारण में। अशोक स्तंभ लौरिया गांव में स्थित 36.5 फीट ऊंचा सम्राट अशोक द्वारा 239 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। तो लौरिया गांव में अशोक स्तंभ बना हुआ है और कितना है उसका ऊंचाई, तो 36.5 फीट। इसे स्तंभ धर्म लेख के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। पहला केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ है, तो केसरिया बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में। स्तंभ धर्म लेख कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। तो पहला टॉपिक था और ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए। सौर वेदनम उत्सव एक बार फिर से देख लेते हैं। सौर वेदनम उत्सव पूर्वी चंपारण में मनाया गया, मोतिहारी। ये प्रथम था जो सशस्त्र बल से संबंधित था। इसके मुख्य अतिथि राज्यपाल थे और रक्षा का राधा मोहन सिंह थे। इसमें प्रमुख जो सेना की तरफ से टैंक में K9 ब्रज तोप था, T90 भीष्म टैंक था, रडार था। फिर उसके बाद मोतिहारी के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो हमको पता चला कि केसरिया स्तूप और अशोक स्तंभ था। तो यह इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए, बिहार के मंत्रिमंडल में बदलाव, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बिहार के मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। तो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में बदलाव किया और 7 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए। तो कुल कितने, 7। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। संजय सारवागी को राजस्व एवं भूमि मंत्रालय मिला। वन एवं पर्यावरण सुनील कुमार। तो राजस्व एवं भूमि किसको मिला, तो संजय सारवागी। और वन पर्यावरण सुनील कुमार। आपदा प्रबंधन किसे मिला, तो विजय मंडल को। सूचना प्रौद्योगिकी तो कृष्ण कुमार मंटू। कला व संस्कृति मोतीलाल। पर्यटन राजू कुमार। शहरी विकास जीवेश मिश्र। विभागों में फेरबदल तो विजय सिन्हा से सड़क निर्माण विभाग लेकर नितिन नवीन को दे दिया। तो वर्तमान में नितिन नवीन सड़क निर्माण विभाग का मंत्री हैं। मंगल पांडे से कृषि विभाग लेकर विजय सिन्हा को दे दिया। तो मंगल पांडे से कृषि विभाग लेकर किसको दे दिया गया, विजय। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वर्तमान में कृषि विभाग के मंत्री कौन है, विजय सिंह।
नितिन नवीन से कानून विभाग लेकर मंगल पांडे को दिया गया। तो अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि कानून विभाग किसके पास है, तो मंगल पांडे। कृषि विभाग किसके पास है, विजय सिन्हा। सड़क निर्माण विभाग किसके पास है, तो नितिन नवीन। तो सड़क निर्माण विभाग नितिन नवीन, कृषि विभाग विजय सिन्हा और कानून विभाग मंगल पांडे। विजय सिन्हा से कला व संस्कृति विभाग लेकर किसको दे दिया गया, तो मोतीलाल प्रसाद। देखो कला व संस्कृति मोतीलाल प्रसाद। शहरी विकास निगम नितिन नवीन से लेके जीवेश मिश्रा को दे दिया गया। सूचना व प्रौद्योगिकी कृष्ण कुमार मंटू को दे दिया गया। और अब संतोष सुमन के पास केवल लघु जल संसाधन विभाग बचा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, प्रश्न यहाँ से आने का चांस रहता है, क्योंकि बिहार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो उसमें बिहार से प्रश्न अच्छा खासा होते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए मंत्रिपरिषद के बारे में अब देख लेते हैं। जैसे राज्यपाल आया था तो हम लोग राज्यपाल का अनुच्छेद किए थे, तो अब हम लोग मंत्रिपरिषद से संबंधित हैं। संविधान के अनुच्छेद 74। तो 74 में तो ये तो केंद्र का मंत्रिपरिषद है, अगर इसमें प्लस में 89 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, तो 163। तो 163 में राज्य का मंत्रिपरिषद हो जाएगा। तो संविधान के अनुसार अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन का बात किया गया है। एक केंद्र से संबंधित मंत्रिपरिषद है, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रीगण। और ये जो 163 है वो राज्य का मंत्रिपरिषद हो जाएगा। राज्यों में मंत्रिपरिषद, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको पता है 89 ऐड कर देने के बाद जो आता है वो सेम टू सेम उसी का होता है। ये ट्रिक है, कभी इसका भी डिटेल हम करेंगे अगर दिक्कत हो तो। बाकी अभी आप इतना समझ लीजिए। जबकि अनुच्छेद 75 में मंत्रियों की नियुक्ति और कार्यकाल, जिम्मेवारी, शपथ, योग्यता और मंत्री के वेतन भत्ते जैसे संबंधित है। अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 164। तो इसका मतलब क्या होगा कि राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और जिम्मेवारी, शपथ, योग्यता की चर्चा होगा। बाकी मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री और एक उप मंत्री। सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मंत्री होते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जितना भी विभाग है, जैसे रक्षा विभाग, गृह विभाग, विदेश मामला, ये सभी विभाग कैबिनेट मंत्रालय के मंत्री। जैसे कैबिनेट मंत्री एक केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, विदेश, शिक्षा मंत्रालय इत्यादि का देख रेख करते हैं। उसके बाद राज्य मंत्री है, उप मंत्री है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। फिर राज्यों में मंत्रिपरिषद, और अभी हम आपको करवाए थे राज्यों में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद 163। राज्यपाल की सहायता व उसको सलाह देने के लिए। और अनुच्छेद 164 में अन्य मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान है, यानी अन्य सभी मंत्रियों को शपथ से लेकर नियुक्ति से लेकर प्रावधान है। तो अभी हम 2 अनुच्छेद आपको करवाए थे, तो अभी हम आपको देख लीजिए एक बार। 161 तक हो गया था, 162 एक छूट गया है, 163 अभी आपको याद हो गया और 164 अभी याद हो गया। तो लगभग आप अगर डेली करंट अफेयर को भी अच्छे से पढ़ेंगे तो अनुच्छेद राज्य वाला याद हो जाएंगे। ये बिहार का करंट अफेयर है, तो आपको राज्य जो भाग 6 में है उससे रिलेटेड सारा अनुच्छेद याद होगा। चलिए आगे का टॉपिक क्या है, बाल विवाह उन्मूलन टास्क फोर्स। बाल विवाह उन्मूलन टास्क फोर्स पढ़ते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह रोकने और उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया। तो प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में बाल विवाह उन्मूलन के लिए हाल ही में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में, तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। मुख्य बिंदु क्या है, टास्क फोर्स का उद्देश्य क्या है, तो बाल विवाह की रोकथाम हेतु पुलिस और अन्य एजेंसियों को प्रभावी रूप से निर्देशित करेगा। बाल विवाह निषेध अधिनियम PCA में जुड़े मंत्रालय को कठोरता से निपटारा और सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक जिले और उप विभाग स्तर पर बाल विवाह संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग से भी करके आपको जाना पड़ेगा। इसके अनुसार अभी हाल ही में ASO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न आया था कि बिहार में कुल कितने व्यक्ति हैं जो पक्के मकान में रहते हैं, तो लगभग आधे लोग पक्के मकान में रहते हैं। फिर एक और प्रश्न आया था कि बिहार के कितने परिवार ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो लगभग 84%। NFHS 5 के रिकॉर्ड के अनुसार 84% लोग गांव में
रहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 40.8% महिलाओं की आबादी यानी महिलाओं की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। तो ये डाटा अब आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों डाटा आपको एग्जाम में पूछ चुका है। एएसओ का हाल ही में 9 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ था उसमें। अब आपको ध्यान में रखना है कि NFHS 5 के अनुसार कितने % महिलाओं का शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है। तो 40.8 वर्ष। फिर उसके बाद बाल विवाह उन्मूलन हेतु अन्य प्रयास में क्या क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केंद्र के द्वारा चलाया गया योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कब चलाया गया था। तो 22 जनवरी 2015। आपको याद रखना है 22 जनवरी 2015। 10 साल हो चुका है इस योजना का। तो इसको लेके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक है मुखबिर प्रोत्साहन योजना। ये भी एक तरह से देखा जाए तो बाल विवाह उन्मूलन से संबंधित है। जब भी आप पास पड़ोस में अगर बाल विवाह हो रहा है, अगर आप इसकी सूचना देते हैं तो आपको 5,000 नगद इनाम दिया जाएगा, ताकि समुदायों में दुष्प्रभावों को जानकारी दी जा सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर। तो मुखबिर प्रोत्साहन योजना आपको ध्यान में रखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जनवरी 2025 में, तो हम आपको छोटा डेट भी लिखवा चुके हैं 22 जनवरी 2025। इसमें लिखा है 2011 में प्रत्येक 1000 लड़कों पर 918। ये बिहार का लिंगानुपात भी है कि प्रति 1000 पर कितना महिला है। तो 918। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय व मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का संयुक्त पहल है और ये 405 जिले में लागू है। ये आपको छोटा डाटा कभी पूछ ले सकता है, लेकिन जनरली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसका डेट कब, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ। तो 22 जनवरी 2015। चलिए उसके बाद बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। अब इस अधिनियम में क्या क्या लिखा गया वो पढ़ लेते हैं। तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह रोकने हेतु लागू किया गया था। ये तो इसी से पता चल रहा है। इसमें क्या लिखा गया, इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी 21 साल से अगर कम उम्र के पुरुष शादी होता है तो बाल विवाह माना जाएगा, और महिला में 18 वर्ष से कम आयु के। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को दंडनीय अपराध माना जाता है। बाल विवाह को कितना दंडनीय अपराध माना जाता है। साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष या बाल विवाह को संपन्न कराने वाले इस अभियान के तहत 2 वर्ष का कठोर सजा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बाल विवाह अगर कोई करवाता है या करता है और उसके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई की जाता है तो 2 वर्ष तक उसको कठोर सजा दिया जा सकता है या 1 लाख जुर्माना। दोनों सजा 1 लाख जुर्माना या दोनों सजा से भी दंडित किया जाता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि 2 वर्ष का सजा मिले या 1 लाख जुर्माना या दोनों। इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी फिर आपको जमानत नहीं होगा। इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक बालक के विवाह को अमान्य करने का प्रावधान भी है। यानी अगर उस तरीके का विवाह होता है तो उस विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। बिहार को मिला डिजिटेक अवार्ड। डिजिटेक अवार्ड क्या है, डिजिटल मीटर को लेके है। तो 18 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित। तो सबसे पहले याद रखना है कि गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड का जो समारोह था वो कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में। पहला प्रश्न आपको याद रखना है, बिहार कृषि ऐप एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सफल क्रियान्वयन हेतु सुमान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिहार को मिला डिजिटेक अवार्ड पहला, और डिजिटेक में बिहार को कौन सा अवार्ड मिला, तो सुवर्ण। दूसरा याद रखना कि डिजिटेक अवार्ड का जो सम्मेलन है या समारोह है वो कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। 2 पॉइंट याद हो गया है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के बारे में देखेंगे। यह पुरस्कार बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग के प्रभावी रूप से आप देखते होंगे कि अब बिहार में लगभग गाँव में शहर में सभी जगह स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो चुका है और करीब लग भी चुका है। तो इसीलिए स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बिहार को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। राज्य की पहल बिहार प्राउड टॉर्च बियरर ऑफ यूनिवर्सल स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग फॉर द नेशन।
बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग एक आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली है। बिहार कृषि ऐप के बारे में देखेंगे। बिहार कृषि ऐप के सफल कार्यान्वयन हेतु स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डिजिटल मीटर प्रीपेडिंग में भी स्वर्ण पदक मिला और बिहार के कृषि ऐप को भी स्वर्ण पदक मिला। बिहार कृषि ऐप बिहार कृषि विभाग द्वारा विकसित एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसानों को कृषि योजना, फसल मूल्य, मौसम शिकायत निवारण, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, सरकारी घोषणाओं और कृषि संबंधी संपर्क जानकारी उपलब्ध कराता है। चलिए आगे देखेंगे। बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा। बिहार के मुख्यमंत्री 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य में विशेष श्रेणी की दर्जा के लिए दिए जाने वाले लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराया गया, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व में वृद्धि हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है, बल्कि इसका मांग चल रहा है, बाकी कुछ है नहीं। चलिए अब देखेंगे हम लोग बिहार दिवस। तो बिहार दिवस का जो मनाने का जो पहला बार है 2010 से शुरू हुआ है। बिहार का स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार का निर्माण बंगाल से ये अलग हुआ था, 1912 में अलग राज्य बना था और बिहार से फिर 1936 में, बिहार से ही 1936 में उड़ीसा और 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ है। तो ये दो बात आपको ध्यान में रखना है, 1 अप्रैल 1936 और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। तो अब देख लेते हैं बिहार दिवस के बारे में। 22 मार्च को मनाया जाता है, हम पहले ही लिख दिए। ये पटना गांधी मैदान में 22 से 24 मार्च 2025 3 दिवसीय था। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि बिहार दिवस जो इस बार 2025 से मनाया गया वो कितना दिन चला? तो 3 दिन चला, 3 दिवसीय था, 3 दिवसीय। बाकी समारोह के बारे में क्या क्या डिटेल है वो हम लोग एक देख लेते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बिहार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, इतिहास और विकास के सम्मान देना है। 113वें स्थापना दिवस मनाया गया है। ये जो बिहार दिवस है वो 113वें स्थापना दिवस है। दूसरा, इसका थीम इम्पॉर्टेंट है, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। जैसे इस बार जो बजट पेश किया गया है, केंद्रीय बजट, उसका थीम क्या है? तो सबका विकास। 26 जनवरी में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विकसित और विरासत। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 113वें स्थापना दिवस का बिहार दिवस का थीम क्या है? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, उन्नत बिहार विकसित बिहार। फिर बिहार का इतिहास है। 22 मार्च 1912 को अंग्रेज से बंगाल से पृथक एक नए प्रांत बिहार का गठन हुआ, ये हम करवा चुके हैं। 1905 में लागू किए बंगाल विभाजन के विरुद्ध चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ और वर्ष 2000 में बिहार में पृथक एक नए राज्य का गठन किया गया। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके व्यापक उत्सव के रूप में स्थापित किया। तो बिहार दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में, निम्नलिखित जिनमें विभिन्न कार्यक्रम और आयोजनों को शामिल किया गया। इस दिन बिहार में सार्वजनिक अवकाश होता है, याद रखिएगा। भारत के अलावा यह दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद एवं टोबैगो तथा मॉरिशस जैसे देशों में भी मनाया गया। बिहार के बारे में परिचय देख लीजिए। बिहार नाम की उत्पत्ति बौद्ध मठ से हुआ है, यानी बिहार नाम की उत्पत्ति बौद्ध मठ यानी बिहार से हुआ है। अधिकता के कारण मानी जाती है क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म से संबंधित रहा या बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। बिहार की राजधानी पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पुर, कुसुमपुर और एक पटना का नाम अजीमाबाद भी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भौगोलिक स्थिति क्या है? तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ये हो गया उत्तरी अक्षांश का। और पूर्वोत्तर यानी पूर्वी देशांतर में हो जाएगा 83 19 50 से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है। ये बिहार का भौगोलिक स्थिति है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। और ये उत्तरी अक्षांश का हो गया।
उत्तरी अक्षांश बोलने का मतलब है ऐसे, इधर से इधर नॉर्थ नॉर्थ, और पूर्वी वाले में ईस्ट। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेके 88। तो आपको बस ऐसे ध्यान रखना है कि 24 और 3 27 और 83 5 88, मतलब 3 उत्तरी में 3 का गैप, और पूर्वी पश्चिम की तरफ से देखा जाए, ए वाले लेंथ को देखा जाए तो इसमें 5 का गैप है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये आसान डाटा है, ये सबको याद होता है। जो पूरे देश का 13वां सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। और एक प्रश्न है कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का रैंक कितना है भारत में। यह प्रश्न हमको कमेंट करके बताइएगा। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के 2.86 हिस्से में कवर है, यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल 2.86% है। उत्तर दक्षिण का लंबाई हम आपको बताते हैं। उत्तर दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 यानी 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला शिवहर है। और बिहार में सबसे अमीर जिला कौन है? पटना। और सबसे गरीब जिला कौन है? तो शिवहर ही है। अमीर जिला पटना, गरीब जिला शिवहर। चलिए, बिहार की सीमा 3 राज्य से लगता है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री लगता है नेपाल से। तो 3 राज्य कौन कौन है? तो अगर आप मैप को देखेंगे, तो ऊपर में तो नेपाल हो गया, नीचे में झारखंड है, इधर में वेस्ट बंगाल है, और इधर में यूपी है। तो आप 3 राज्य खोज लीजिए, यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो 3 राज्य हो गया, और ऊपर में नेपाल, तो नेपाल से लगा हुआ है। अब नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिला सीमा साझा करते हैं? तो 7 जिला, जो आपको ध्यान में रखना है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। एक क्रम आपको ऐसे ध्यान में रखना है मैप को अच्छे से। अब टाइम है नहीं, तो हम लोग करंट अफेयर पर फोकस करें, इसीलिए ये सब हम बस एक बार रीडिंग करके हम आपको बढ़ते चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश से 8 जिला लगते हैं, और जिसमें रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। अब अगर ऊपर से आपको याद रखना है तो पश्चिमी चंपारण के बाद गोपाल, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम बंगाल से 3 जिला लगते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और झारखंड से भी 8 जिले। तो अगर आपसे पूछेगा कि बिहार के जो बगल में 3 राज्य है, उस 3 राज्य में सबसे ज़्यादा बिहार के कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा बिहार के जिले से सीमा लगता है? तो देखिए, झारखंड में भी 8 ही हैं, और यूपी से भी 8 ही हैं। तो और झारखंड से कौन कौन है? तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार जुड़े हुए हैं। सबसे उत्तरी जिला, तो बिहार के सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिण जिला कौन है? तो गया। सबसे पश्चिम जिला कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला यानी इधर में तो किशनगंज। सबसे ज़्यादा बिहार के किस जिला में वर्षा होता है? तो बिहार के सबसे ज़्यादा जिला में किशनगंज में वर्षा होता है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला कौन सा है? तो गया। चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पाल वंश से संबंधित है, एक याद रखिएगा। और पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। धर्मपाल। अब हम लोग देख लेंगे विक्रमशिला के बारे में। तो लिखा है, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित होने के 1 दशक बाद बिहार में एक और प्राचीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन को बढ़ावा देने और संरक्षण के उद्देश्य से इस प्राचीन स्थल को विकसित कर रहा है। मुख्य बिंदु में क्या है? तो केंद्र सरकार का वित्तीय सहयोग 2015 में 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति के बावजूद भूमि पहचान की समस्या के कारण परियोजना में विलंब हुआ। अब बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में, याद रखिएगा, अंतिचक गांव में
202.1 एकड़ भूमि का इस परियोजना के लिए चिन्हित किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के तट पर है, याद रखना है आपको। इस विद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल पहले करवाए थे 8वीं शताब्दी के, और 9वीं शताब्दी में बना था। और आपको ये बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश से संबंधित है और उसको बनाने वाले कुमारगुप्त हैं। और वो किस शताब्दी में बना, जैसे 8वीं और 9वीं शताब्दी का है, वो कौन दो शताब्दी है? 5वीं 6वीं है, 7वीं 8वीं है, 8वीं 9वीं है? आपको ये जवाब देना है। बौद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से संबंधित है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, याद रखना है। विक्रमशिला ट्रिक है ऐसे कि वा से विक्रमशिला, वा से ब्रजयान, तो बचे एक शाखा कौन है? महायान वाला, और महायान नालंदा विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का जो परंपरा है वो ब्रजयान शाखा से संबंधित है, प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। बाकी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र, दर्शन, व्याकरण, तत्व मीमांसा, तर्कशास्त्र जैसे विविध विषय शामिल हैं, जिसका शैक्षणिक समृद्धि को दर्शाता है। फिर आगे देखेंगे, वैसा कुछ है नहीं। हाँ, एक और है कि 1203 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने विध्वंस किया था, और नालंदा विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने ही विध्वंस किया था। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना कब हुआ था? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो देख लेते हैं, यह संस्कृति मंत्रालय के तहत ASI देश की संस्कृति विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान 1861 संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1861 में ASI के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। तो बस जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ रहे हैं, बाकी छोड़ रहे हैं। बक्सर और पश्चिमी चंपारण में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और पश्चिमी चंपारण को स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसके मुख्य बिंदु के बारे में देख लें। केंद्र सरकार ने इसका गठन नवंबर 2024 की मंजूरी से प्रदान की। जो ये जोन बक्सर के नावानगर, तो बक्सर के नावानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग में स्थापित किए जाएंगे। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि बक्सर और पश्चिमी चंपारण में SEZ की घोषणा बिहार के उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया। बक्सर के कौन सा नगर? तो नावानगर, और पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग। इसकी स्थापना से इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है, जिससे रोजगार सृजन और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का परिचय। ये क्या होता है? किसी भी देश के भीतर जो प्रायः शुल्क मुक्त यानी टैक्स फ्री, शुल्क मुक्त होते हैं, यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और सार्वजनिक कानून होते हैं। SEZ इन क्षेत्रों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें व्यापार करने में आसानी हो, क्योंकि शुल्क मुक्त होता है, और शुल्क मुक्त होगा तो व्यापार करने में आसानी होगा, आपको ज़्यादा टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एशिया का पहला EPZ जोन कहाँ बनाया गया? पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र तो कांडला गुजरात में। कब? तो 1965 में। इन EPZ की संरचना SEZ के समान थी। सरकार ने वर्ष 2000 में EPZ की ढांचागत और नौकरशाही चुनौतियों के निवारण के लिए विदेश व्यापार नीति SEZ की स्थापना की। तो EPZ के जो प्रॉब्लम थे उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत, तो SEZ का स्थापना किस नीति के तहत हुआ? तो विदेश व्यापार नीति के तहत SEZ का स्थापना हुआ। SEZ कब बना था वो भी लिख देते हैं। SEZ 2005 में। आगे पढ़ लेते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया। देखिए वही 2005 में पारित किया गया और वर्ष 2006 में SEZ नियमों के साथ लागू किया गया। तो SEZ 2005 में उसका एक्ट था
और 2006 में क्या हुआ, लागू। वर्तमान में 379 ACZ अधिसूचित हैं। तो अगर आपसे पूछा कि वर्तमान में टोटल कितने ACZ अधिसूचित हैं तो 379। बिहार में 2 अभी हाल ही में घोषणा किया गया है, और 2 कौन कौन है, तो एक तो बक्सर में नवानगर और दूसरा पश्चिमी चंपारण में कुमारबाग। और ऐसे कुल भारत में 379 ACZ हैं, जिसमें 365 चालू है। लगभग 64% ACZ 5 राज्य में है, जिसमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो चलिए, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना 1/1/1995 को हुआ था। तो विश्व व्यापार संगठन को अनुकूल बनाने और अधिकतम क्षमता का उपयोग करने तथा SEZ के संभावित उत्पादों को अधिकतम करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने की दशा में SEZ नीति का मूल्यांकन करके व्यापक उद्देश्य के साथ स्थापित किया गया था। तो ये रहा मार्च का करंट अफेयर, ज़्यादा नहीं है। इसमें बजट और आर्थिक समीक्षा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको पढ़ना है खुद से अच्छे से। आप खुद से नोट्स बनाने का कोशिश करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बात याद हो। तो चलिए, आज इतना ही।